4 साल की डिग्री में कोई एक ऐसा काम करें इन एनी फील्ड जो आपको पसंद है, जिसको आप सेल कर सकें। किसी भी इंडस्ट्री में ना, किसी भी इंडस्ट्री में आपसे वो 10 सवाल नहीं पूछता बैठ के, वो आपसे 2 से 3 सवाल पूछता है इंटरव्यू के वक़्त, और वो 2 से 3 सवाल आपके लिए वो होने चाहिए जो आप सेल कर सकें उस बंदे को जो आपका इंटरव्यू ले रहा है जॉब के लिए। वेदर यू आर डूइंग इंजीनियरिंग और बीबीए, सिर्फ एक एक चीज ऐसी होनी चाहिए आपकी जिंदगी में जो आपको पता हो कि यार ये मुझसे पूछेगा तो आई वुड जस्ट उसके ऊपर मैं हावी आऊंगा एंड आई जस्ट आंसर टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। क्योंकि द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू इज रियली डिफरेंट हमारे रीजन के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, और जब मैं अमेरिका आया तो द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यूज एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट द कैंडिडेट इज इट्स एब्सोल्युटली डिफरेंट। पाकिस्तान के अंदर आपको मैनेज करना पड़ता है कि आप इंटरव्यूअर को जो है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, उसको आप अपने कंफर्ट जोन पे रखें। मतलब एवरीबॉडी ट्राइज के यार वो मुझसे सवाल वही पूछे जो मुझे आते हैं। इंटरव्यूअर का जो काम होता है वो ये होता है कि वो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाले। अब आपके कंफर्ट जोन से अगर आप बाहर निकल जाते हैं तो यू टेंड टू लूज द वे। क्योंकि इंटरव्यू आधे घंटे का 45 मिनट्स का होता है, उसके अंदर आपके अंदर कंफ्यूजन आती है, योर you're forced to think in different ways, so you're not on your 100% level best. That is why engineering की डिग्री में और in any of the bachelor's degree it is really important कि आप अपनी डिग्री के अंदर कोई एक ऐसा काम कर लें सिर्फ जो आपको पता हो कि यार मैं हर इंटरव्यू के अंदर इस काम को बीच में ले आऊंगा एंड आई कैन सेल इट वेरी इजली। बहुत से बच्चे बहुत से बच्चे वो उस चीज को एफआईपी बना लेते हैं अपना, कि वो अपने एफआईपी को इस तरह काम करते हैं कि दे आर इजिली एबल टू सेल इट, विच इज फाइन, विच इज गुड। इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि आपने एफआईपी नहीं करना, लेकिन मकसद ये है कि एफआईपी इज द पार्ट ऑफ योर डिग्री। रिगार्डलेस ऑफ द कंट्री, पाकिस्तान हो या अमेरिका हो या यूरोपियन साइड हो, उनका बेसिक चीज देखने की ये होती है कि क्या ये जो कैंडिडेट हमारे सामने बैठा हुआ है, इसको जिसको हमने हायर करना है, is it possible कि ये he or she is able to survive the team environment and the corporate environment of the world right now? कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट आपकी दुनिया का क्या है? कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट आपकी दुनिया का ये है कि आपको जो पोस्ट दी गई है या आप जिस भी पोस्ट के ऊपर काम करने वाले हैं, आपको उस पोस्ट के डोमेन पता हो, आपको उस पोस्ट का जॉब डोमेन और वर्क डोमेन पता हो। नंबर वन क्या है कि मैंने आई हैव टू को एग्जिस्ट, आई हैव टू को एग्जिस्ट बिटवीन बिटवीन ऑल द पीयर्स दैट आई एम वर्किंग विद। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं पर्सनली बैठ के किसी कंपनी को आसमान पे ले जाऊं। इट इज नॉट पॉसिबल टेक्निकली एंड प्रैक्टिकली कि मैं अगर अमेजोन में काम कर रहा हूँ तो आई गो बियॉन्ड माई लिमिट्स और मैं जाऊं और मैं अमेजोन को बोलूं कि यार मैंने ये कर लिया है, ये बंदा है, बस ये इंप्लीमेंट कर दो द आइडिया दैट आई एम गिविंग। इट इज नॉट पॉसिबल। कोई भी कंपनी हो। इससे हमने सीखा क्या? इससे हम सीखते ये हैं कि काइंडली दुनिया जो है जैसे, हाँ, गो हेड क्या बोल रहे थे? आपका म्यूट हो गया था तो कंटिन्यू कंटिन्यू। अच्छा, तो इट इज ऑल अबाउट टीम वर्क। आपने टीम वर्क ही करना है और टीम वर्क से ही करके you'll गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज। उसकी रीजन ये है कि पिछले पिछले 5 साल के अंदर जो मैंने देखा है पूरा, nobody would hire you if you are an individual worker. Everybody will hire you if you are a team worker. क्योंकि no company wants to lose an employee जिसको वो हायर कर रहे हैं और उसको टीम वर्क आता है, क्योंकि उनके जो बाकी एम्प्लॉयज हैं दे हैव टू कीप देम एज वेल। आप किसी चीज में अच्छे हो सकते हैं, बाकी शायद किसी चीज में अच्छे ना हो। तो ये सारी चीजें जो है, ये दो छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई, टीम वर्क और प्रैक्टिकलिटी जो है, आपके जॉब डोमेन आपको पता होना चाहिए। ये सिर्फ तभी आती है जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं ऑफ एनी सॉर्ट जिसके अंदर मैनेजमेंट शामिल है, जिसके अंदर जैसे हमने गाड़ी बनाई उसके अंदर इंजीनियरिंग भी शामिल थी, डेफिनेटली इंजीनियरिंग ही का काम था पूरा, लेकिन उसके अंदर मैनेजमेंट शामिल थी। इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं आप।
इससे होता ये है कि जो इंसान ये मैनेज कर रहा होता है सब कुछ, उसको हर फील्ड की नो हाउ होती है। तो जब भी कहीं कोई बात साइडवेज जाती है या कोई नया टॉपिक सामने आता है, एटलीस्ट उसको नो हाउ होती है। इस दुनिया के अंदर हर काम इज डन बाय कंप्यूटर राइट नाउ। आप जिस भी इंडस्ट्री में जाएंगे ग्रेजुएट होके, जिस भी कंपनी में काम करेंगे, तो ट्रस्ट मी, जो भी किताबें आप अपनी अभी इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, जो भी किताबें पढ़ रहे हैं, जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ द सब्जेक्ट, इसका 1% भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर। तो इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि यार जो मैं पढ़ रहा हूँ 4 साल, जिसके ऊपर मुझे ग्रेड किया जाता है, जिसके ऊपर मुझे रेट किया जाता है, उसका तो कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेबिलिटी निकली नहीं रही आगे। और जॉब देने से पहले जो इंडस्ट्री है, वो मुझसे ये पूछती है कि यार आपको जो हम काम करवाने वाले हैं वो आता है या नहीं आता। तो इस मिसमैच को मैं किस तरीके से मैच करूं, क्योंकि ना तो वो जो काम मुझसे करवाने वाले हैं वो मुझे आता है, ना तो इसको इंडस्ट्री को ये पता है कि जो मैंने पढ़ा हुआ यूनिवर्सिटी में वो इंडस्ट्री की एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से नहीं था। हमारा कैरिकुलम बना हुआ ही ऐसा नहीं है पाकिस्तान के अंदर, उसको मैच ही नहीं किया गया आपस में। तो यहाँ पे जो गैप आता है इंडस्ट्री और एकेडेमिया के बीच में, जो एक गैप है, उसको फिल करना जो है वो मुश्किल काम है। और जो उसको फिल कर देता है वो इंडस्ट्री में आगे बढ़ जाता है। और वो फिल कैसे होता है? आप 100 किताबें पढ़ लें इंजीनियरिंग की, आप पूरा अपना कैरिकुलम रिवाइज कर लें, आप दुनिया आप रॉकेट बना दें एफआईपी के अंदर, आप टरबाइन खड़ी कर दें, आप कुछ भी कर दें, सही है, होगा कुछ भी नहीं। उसकी रीजन क्या है कि हमारे यहाँ, हमारे रीजन के अंदर, पाकिस्तान जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके रीजन के अंदर, जो एक बुक का रूल दिया हुआ होता है ना कि यार एफआईपी जो है वो डिग्री से रिलेटेड काम है आपका, वो उसी के तहत चलते हैं। आप एफआईपी के अंदर दुनिया जहां आप टाइटैनिक बना दें, लेकिन वो अल्टीमेटली एंड में आपका एफआईपी ही रहेगा, क्योंकि वो एक आपका डिग्री का पार्ट है। एंड दैट इज इट, खत्म। उसके बाद वो खत्म हो गया, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा आपसे उसको। लेकिन जो आपकी करिकुलर एक्टिविटी है रिलेटेड टू योर डिग्री, या कुछ भी ऐसा जो आप समझते हैं कि आपके अंदर टैलेंट है, एबिलिटी है, वो वो आपका डिग्री का पार्ट नहीं रहेगा, वो आपके साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि दैट इज योर सेलिंग पॉइंट। आप उसको सेल कर सकते हैं। अब इट इज अप टू द पर्सन जो उसको सेल कर रहा है, कि आइदर उसको सेल करना है एज 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 एन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट पूरा, या उसको वो सेल कर रहा है अपने तरीके से, इंटरव्यूअर के हिसाब से देख के, इंडस्ट्री को देख के। ऑब्वियसली ऑब्वियसली अगर मैं किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अगर लेट्स से एंग्रो फर्टिलाइजर्स है, एंग्रो फर्टिलाइजर्स के अगर मैं बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ, तो आई वुड डेफिनेटली फोकस मोर ऑन द बिजनेस एस्पेक्ट ऑफ द एक्टिविटीज दैट आई हैव डन। इसको मैं लिंक इस तरह करता हूँ, जो हमारी टीम है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक रेसिंग नस्ट, आप इसको फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हैं, आप इसको लिंक्डइन पे भी सर्च कर सकते हैं, आप इसको ट्विटर पे भी सर्च कर सकते हैं। The team is now 7 years old almost, or we have 40 people, or में we went to US 2018 में we went to UK, और दोनों टाइम्स जो है हमारी टीम वन ऑफ द टॉप 20 के अंदर we ended, apart from all the other countries of the world. तो coming back to the point, और मैं कि हम गाड़ियां बनाते हैं पाकिस्तान के लिए, इसको मैं किस तरह सेल करूंगा, क्योंकि जो सामने मेरे बंदा बैठा हुआ है उसको इंजीनियरिंग का नहीं पता। मैं बैठा हुआ हूँ, हमारा प्योरली काम ही जो है इस गाड़ी के ऊपर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। अब इसको हम सेल इस तरह करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि देयर इज अ बिजनेस एस्पेक्ट, देयर वाज अ बिजनेस एस्पेक्ट ऑफ दिस टीम। इस टीम give presentations, we teach people how to face the judges, we teach people how to create business ideas and business presentations for the product that you're making. तो जब मैं हायरर के पास जाऊँ, जब मैं एंग्रो के पास जाऊँगा और मैं सामने बैठा होऊँगा, तो मैं उसको उस चीज़ पे फोकस करूँगा कि यार मैंने बिजनेस एस्पेक्ट से इस प्रोजेक्ट में ये काम किया है। अब अगर इसी को मैं कन्वर्ट कर दूँ और बोलूँ कि मैं एग्रो फर्टिलाइजर के पास जा रहा हूँ, एंड आई एम बीइंग हायर्ड फॉर द रोल ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इंटर्न और अ मैकेनिकल इंटर्न, तो डेफिनेटली उस वक्त मैं अपने इसी प्रोजेक्ट को
ट्रांसफ़र कर दूँगा मेजॉरिटी ऑफ द इंजीनियरिंग साइड से कि यार मैं फ़ोकस करूँगा बिल्कुल इंजीनियरिंग के ऊपर। क्योंकि मेरे सामने जो एक बंदा बैठा हुआ है, जो रिक्रूटर है, वो मुझसे इंजीनियरिंग के सवाल पूछेगा। तो इससे बॉटम लाइन क्या निकली? इससे ये निकली कि ये ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके अंदर फ्रॉम एवरी फील्ड, एवरी स्कोप हर चीज़ इंक्लूडेड थी। तो जिस भी तरीके से मैं उसको एज़ एन इंटरव्यूई मैं उसको मैनूवर करना चाहूँ, आई वाज़ एबल टू डू दैट। और दुनिया आपसे यही डिमांड करती है कि जो आपके सामने सवाल आए रिगार्डलेस ऑफ द फील्ड, यू शुड नो द आंसर ऑफ इट। और इसी तरीके के प्रोजेक्ट्स आपको मेक श्योर करवाते हैं कि वो आपको आंसर पता हो उन चीज़ों का। अब अगर हम कंसिडर करें एक बंदा जिसने सिर्फ और सिर्फ अपनी 4 साल की डिग्री में किताबों पे काम किया, किताबें पढ़ी उसने, उसने अपनी जीपीए मेंटेन करने की कोशिश की और उसने अपने फाइनल ईयर के अंदर एफआईपी के अंदर दिलो-जान से अपना दिल भी लगा दिया और दिमाग भी लगा दिया। उसका क्या होगा? आउट ऑफ अब ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है कि आउट ऑफ 100 पीपल जिन्होंने प्योरली एफआईपी के ऊपर बहुत तरीके से काम किया, हर चीज़ करी और सब कुछ कर लिया। 100 में से 20 ऐसे होंगे जिनको फ़ौरन उस एफआईपी की वजह से जॉब मिल जाएगी, 20। तो इसकी परसेंटेज कितनी हुई? इसकी परसेंटेज हुई 20%। जो 80% है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। अब उस 80% के लिए हमारे हमारे रीजन में जो हमारा पाकिस्तान का रीजन है, उसके अंदर वी ऑल नो कि वहाँ पे हमारे यहाँ पोजीशन सिस्टम्स है, हमारे यहाँ मेडल सिस्टम है। मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाला बच्चा जो है उसको सब कुछ आता है, जो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ आ रहा है उसको कुछ भी नहीं आता। ये अनफॉर्चुनेटली एक हमारे यहाँ वो एक फैक्टर है ऑफ जजिंग पीपल। अब जो बाकी 80 लोग बच गए, वो क्या करेंगे? वो शुरू के 8-6 महीने रोएंगे पहले कि जॉब नहीं मिल रही, फिर अगले 6 महीने वो अपनी फील्ड बदल देंगे। वो कहेंगे यार हम नहीं मिल पा रही, हम अपनी फील्ड बदल लेते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल डू दैट। और मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको जॉब मिलती है आगे जाके 6-7-8 महीने बाद, वो उनके लेवल की नहीं होती या दे आर हाईली अंडरपेड। ये एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के अंदर। इस मसले को अवॉइड करने के लिए ही जितने भी लोग यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं, दिस इज माय एडवाइस कि आप लोग अपने एफआईपी को उस हद तक करें जिस हद तक आप लोग कर सकते हैं फॉर द कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री। लेकिन अपनी डिग्री के साथ में कोई एक ऐसा काम ज़रूर हो जो कि आप लोगों को बता सकें। जिस तरह मैं सामने आज आपके बैठ के बोल रहा हूँ कि यार हमारी ये टीम है। मुझे तो ग्रेजुएट हुए हुए 9 से 3 साल हो गए, लेकिन द टीम इज़ स्टिल देयर। और पाकिस्तान की सबसे सबसे वेल मैनेज्ड, पाकिस्तान की सबसे रिसोर्सफुल टीम है। तो ये किस तरह बनी? हमारे पास इनिशियली शुरू में कुछ भी नहीं था, लेकिन विद टाइम वी गॉट एवरीथिंग, मेहनत से, लगन से और एक सोच से कि यार हमने इस अपनी डिग्री के अलावा भी कुछ करना है जो कि एक्चुअली हमारी जिसमें डिग्री इम्प्लीमेंट हो रही हो। तो हर इंसान को जो जो कोई सी भी डिग्री कर रहा है, यू हैव टू मेक श्योर दिस, क्योंकि हमारे यहाँ कोविड के बाद से भी, पिछले साल से और कोविड से पहले भी, कोविड ने उतना फ़र्क नहीं उस पे डाला, लेकिन कोविड से पहले भी पाकिस्तान के अंदर जॉब सैचुरेशन बहुत है। नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इंडिया के अंदर भी। लेकिन इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है क्योंकि इंडस्ट्री बहुत है वहाँ पे। वहाँ पे हर चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है, वहाँ पे हर चीज़ जो है ना खुद बन रही है। पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली डिलेमा ये है कि यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें असेंबली हो रही हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ वुड ऑलवेज़ बी लिमिटेड अंटिल अनलेस हम उसको मैन्युफैक्चरिंग साइड पे ट्रांसफ़र करें, क्योंकि लेबर की नीड ही नहीं है। असेंबली के अंदर आपने एक बंदे को खड़ा कर दिया, उसने सब कुछ कर दिया। तो दैट इज़ व्हाई फ़ोकस आप लोगों ने ये करना है कि जो जॉब सैचुरेशन है, आप उस सैचुरेशन के अंदर ना फँसें। क्योंकि देखो 100 लोग होंगे, 100 लोगों ने डिग्री की भी होगी। अब उस डिग्री में से 100 को तो जॉब नहीं मिलेगी ना एक ही कंपनी में, एक अच्छी कंपनी में। सबकी ख्वाहिश होती है अच्छी कंपनी में जाए। 100 को तो जॉब नहीं मिलेगी। उस 100 में से 10 को मिल जाएगी, तो बाकी 90 ने भी तो कुछ करना है ना। तो वो 90 कहाँ कोएग्जिस्ट करेंगे, कहाँ सर्वाइव करेंगे? तो बेहतर ये नहीं है कि आप शुरू से ही अपने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर से कोई एक ऐसा काम करते आएँ, जो अल्टीमेटली आपको 8th सेमेस्टर जब पहुँचाए आपको, वहाँ पे आप बिल्कुल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ खड़े हों और आपसे जो भी कोई भी सवाल कर रहा हो, आपको पता हो कि जवाब क्या देना है। आपको अपनी डायरेक्शन पता हो। देखो डिग्री इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन डिग्री के अंदर
जो फंक्शनैलिटी है आपकी, जो फंक्शन ऑफ थिंकिंग है आपका, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं है ना कि यार मैंने डिग्री के बाद अगले 2 महीने करना क्या है, तो देन यू आर इन हॉट वाटर्स, आपको फिर प्रॉब्लम होगी। अगर आपको पता है कि यार आपकी डायरेक्शन क्या है, कि मैंने कोई बिग डील नहीं है, मैंने अपनी डिग्री कर ली, अगर मुझे जॉब नहीं मिली शुरू के 6 महीने तो मैं ये करूँगा। अगर मुझे उसके बाद भी जॉब नहीं मिली तो मेरा बैकअप प्लान ये है। ये इम्पोर्टेंट है और ये आपको कोई भी यूनिवर्सिटी सिखाएगी नहीं, ये आपको कोई भी स्कूल नहीं सिखाएगा। ये आपको खुद अपनी मेंटल लेवल पे जाके, खुद अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से देखना पड़ेगा कि आप अपने आप को कितना स्ट्रेस और स्ट्रेच कर सकते हैं। क्योंकि you don't want to put extra burden on yourself before time, but you also don't want to leave it too late कि जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा तब मैं सोचूंगा। मेरे सर्कल में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ग्रेजुएट होके जिन्होंने सोचना शुरू किया है अच्छा अब क्या करें। तो इट्स यू डोंट हैव टू लीव इट टू लेट, आपने पहले डिसाइड करना है सब कुछ। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये इसमें ये नहीं है कि मैं सोच सकता हूँ या तुम नहीं सोच सकते, हर बंदा सोच सकता है। अल्लाह ने हर बंदे को टैलेंट दिया है उसके उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से। द ओनली पॉइंट इज कि आपको वो एक्सप्लोर करना है। और जब आप वो एक्सप्लोर कर लेते हैं तो द नेक्स्ट पार्ट इज कि आपने उसको दुनिया को एक्सप्लॉइट करने से पहले यू हैव टू एक्सप्लॉइट इट योरसेल्फ, और आपने उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के अंदर लगाना है। इसके अलावा ये मेरा तज्जिया था। फॉर एनी वन ऑफ यू हु डिसएग्रीज, मैं आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर एनी क्वेश्चन। ये मेरा तज्जिया था। ये मेरा इसलिए पर्सपेक्टिव है क्योंकि मुझे अब इंडस्ट्री में 3 साल हो गया। मैंने पाकिस्तान में तो काम नहीं किया जॉब लेवल के ऊपर ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे ये इस चीज़ का ज़रूर पता है कि पाकिस्तान हो या अमेरिका हो या कोई भी दुनिया का पार्ट हो, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वर्क रिमेन द सेम। आपको कोई कंपनी, कोई आपका बॉस आपको इसलिए नहीं रखेगा कि आपको काम नहीं करना है। आपको काम करना ही है तभी आपको रखेगा। तो बेसिक प्रिंसिपल्स रिमेन द सेम। और बेसिक प्रिंसिपल्स मैं एंड अप में वाइंड अप कर देता हूँ। बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं आपके? हमें अमेज़न में बताया जाता है कि there is मतलब as far as Amazon is concerned, there is one they have 10 principles। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल Amazon के 2 हैं, जो कि जब हमारा हायरिंग प्रोसेस हो रहा था मेरा, तो उन्होंने एक वीडियो लगाई जो कि 1999 की थी। और उसके अंदर जेफ बेजोस जो है, जो अमेज़न का सीईओ था, फाउंडर था, अब उसने रिजाइन कर दिया। तो ही वाज टेलिंग ऑल द 10 स्टैंडर्ड्स दैट अमेज़न फॉलो, जो उनके वर्क प्रिंसिपल्स हैं। उसमें से 2 इम्पोर्टेंट हमेशा जो है वो, इन एनी अमेज़न ऑफिस दैट यू सी इन द वर्ल्ड, वो 2 हमेशा दीवारों पे, वॉल्स पे, हर जगह पे वो लिखे हुए होंगे। नंबर 1, कस्टमर ऑब्सेशन अमेज़न का। कस्टमर ऑब्सेशन क्योंकि अमेज़न से डायरेक्टली लिंक्ड है। अमेज़न हर कस्टमर को खुश करना चाहता है और हर तरीके से खुश करना चाहता है। उसके क्या तरीके हैं? उसके तरीके ये हैं कि दे दे मेक श्योर कि आपकी जो भी आपने चीज़ ऑर्डर करी है, वो जो टाइम दिखा रहा है अमेज़न, वो उसी टाइम पे डिलीवर हो। एंड इट्स अ बिग थिंग। इससे बड़ी चीज़ है नहीं दुनिया में कि यार मैंने कोई चीज़ कल ऑर्डर करी है और मेरे पास अगर लिखा हुआ है कि अगले 25 मिनट में पहुँच जाएगी, तो वो पहुँच जाएगी। नंबर 2 जो मुझे बहुत पसंद है, जो मेरी फंक्शनैलिटी से वहाँ पे बहुत लिंक करता है अमेज़न में, वो है इंसिस्ट ऑन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड। अब इंसिस्ट ऑन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड के अंदर बात छोटी है, लेकिन बात है क्या इसके अंदर? इसके अंदर बात ये है कि वो ये कहते हैं, बड़ा सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। इंसिस्ट ऑन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड मीन्स कि आप यू कम टू द वर्क एट द राइट टाइम, यू लीव द वर्क एट द राइट टाइम। दिस इज इट। अब ये किस तरीके से, जब मेरी अभी ऑन बोर्डिंग हो रही थी, तो आई आई इवन आस्क के हाउ इज इट लिंक्ड विद इंसिस्ट ऑन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड? इज हाईएस्ट स्टैंडर्ड समथिंग के वहां पे तो जो मैं काम कर रहा हूँ उसके ऊपर स्टैंडर्ड चाहिए ना मुझे, स्टैंडर्ड ऑफ प्रिंसिपल्स है कुछ उसके, लेकिन नहीं। यू कम एट द राइट टाइम टू वर्क, यू लीव एट द राइट टाइम। अब ये क्यों है? वो ये चाहते हैं कि हर बंदा जब सुबह आए तो जो उसका टाइम है वो उस पे आए, क्योंकि मेंटली वो रेडी है उस टाइम के लिए। उसकी उसकी कैपेबिलिटी देख के उसको वो टाइम दिया गया है।
जब उसकी जॉब खत्म हो शाम को, तो मेक श्योर कि वो बंदा ही लीव्स एट द राइट टाइम. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम वर्किंग फ्रॉम 9 AM to 5 PM, सो इट्स गोइंग टू बी रियली गुड कि अगर मैं 9 AM पे आऊं और मैं 5 PM पे आई लीव माई प्लेस, रिगार्डलेस उसके बाद मुझे बहुत सारा मेरी टेबल पे काम हो, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो, बहुत सारी प्लानिंग हो, इट डजेंट मैटर. अमेजोन ये कहता है कि आप आएं और आप वक्त पे जाएं, बिकॉज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर योर मेंटल वेलनेस, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर योर गुड विल, गुड बीइंग. क्योंकि आप जितना एक्स्ट्रा काम करेंगे अपार्ट फ्रॉम योर टाइम, वो आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता until unless you are doing that work पैशन के साथ. आप एक चीज जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो आप भले 24 घंटे करते रहें, डजेंट मैटर, क्योंकि आपका माइंड के जो आपका जो माइंड इवॉल्व करता है वो उस तरीके से कर रहा है कि उसको पता है कि यार ये चीज मुझे पसंद है, मैं करता रहूंगा. लेकिन दुनिया में कोई ऐसी जॉब नहीं है कॉर्पोरेट कल्चर में आपकी डिग्री करने के बाद जो आप ये कहें कि यार मैं 24 घंटे करता रहूंगा बैठ के. ऐसा कोई काम नहीं है. आप अपना FIP शायद, या आप अपना कोई यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट तो 24 घंटे कर लेंगे विदाउट एनी पे, कोई पैसे के बगैर. किसी को पैसे नहीं मिलते FIP करने के भाई. लेकिन आप जब जॉब पे होते हैं ना, आपको पता होता है कि यार मुझे इस काम के मिल रहे हैं पैसे और मैं उतना ही करूंगा, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है. अनफॉर्चुनेटली अगेन मैं कहूंगा जो सब कॉन्टिनेंट है हमारा, वहाँ कल्चर थोड़ा डिफरेंट है. वहाँ ये है कि यार जो बंदा एक्स्ट्रा काम करेगा, जो बंदा थोड़ा ज्यादा टाइम डिवोट करेगा, वो मैनेजर की नजरों में आ जाएगा. ऐसा होना नहीं चाहिए. दिस इज नॉट गुड. लेकिन मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने आप को दुरुस्त करें, अपने प्रिंसिपल सेट करें. आहिस्ता आहिस्ता यू विल ट्रांसफर टू द अदर पीपल दैट यू आर वर्किंग विद, और ये आहिस्ता से चीजें बेहतरी बेहतरी की तरफ जाएंगी. हमारा प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ा कि हम अपना रोल अदा नहीं करते और दूसरे पे क्रिटिसाइज पहले कर देते हैं. आपको अगर किसी दूसरे की चीज कोई पसंद नहीं आ रही है, उसका वे ऑफ थिंकिंग या वे ऑफ लिविंग उसका पसंद नहीं आ रहा, आपके पास बिल्कुल राइट है डिसएग्री करने के लिए, बिल्कुल राइट है इख्तलाफ करने के लिए. लेकिन आपके पास राइट उसके खिलाफ होने का नहीं है. इख्तलाफ इज अ प्रेटी गुड थिंग, खिलाफ होना इट्स नॉट एक्सेप्टेबल. क्योंकि उस चीज से आपकी हर चीज दुनिया में अफेक्ट होती है. तो आप सबसे पहले अपने ऊपर काम करें, अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करें, अपने गोल के ऊपर काम करें, अपने आप को डायरेक्शन दें. जो इस वेबिनार के अंदर फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में लोग हैं, उनको मैं एडवाइस करूंगा कि वो अपना गोल डिसाइड कर लें कि उनका गोल है क्या. आज डिसाइड कर लें और खड़े हैं उसके ऊपर. ये नहीं कि कल वो चेंज हो गया और आज सही हो गया, मैंने अपने वक्त के हिसाब से बदल लिया. नहीं, आप टाइम को खुद इवॉल्व करवाएंगे, क्योंकि जब आप अपना कुछ गोल सेट करेंगे, सॉलिड गोल, तो फिर वक्त भी उसी तरीके से मूव होगा. लेकिन अगर आप अपना डायरेक्शन चेंज करते रहेंगे बार बार, शायद आप सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन चांसेस आर कि बीच में कहीं आप फंस जाएंगे. नंबर 2, just keep on working on the targets that you want to work on regardless of what other people are saying. जब हमारी टीम बनी थी नस्ट के अंदर, तो स्टार्टिंग फ्रॉम नस्ट इटसेल्फ, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर पीयर्स, जो हमारे दोस्त थे जो उस टीम में नहीं थे, they all kept on criticizing, they all kept on making fun of it कि यार तुम लोग टाइम ज़ाया कर रहे हो, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा. और आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू जो इस वेबिनार के अंदर हैं, जाके आज सर्च करना फॉर्मूला ट्रेसिंग नस्ट को, कि व्हाट द टीम इज, और देन विल पीपल गेट टू नो कि एक्चुअली में आपने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री या बैचलर्स की डिग्री के अंदर करना क्या है. दैट इज व्हाट ऑल आई हैड टू से. और अगर किसी के पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आई एम मोर देन विलिंग टू आंसर इट. किसी भी तरीके का क्वेश्चन, डिसएग्रीमेंट किसी का भी हो सकता है. आई एम ओपन टू इट. थैंक्स अ लॉट. कोई क्वेश्चंस अगर किसी के, अगर हाँ. There is some question in chat box. Please kindly check it. अच्छा, ये क्वेश्चन है, please do answer how to choose द सब फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. अच्छा यार, एक चीज आंसर करने से पहले मेरे दिमाग से निकल गई थी. इस वेबिनार के अंदर मेजॉरिटी लोग कौन सी जगह से हैं? ज्यादातर कश्मीर से हैं या
कहाँ से हैं? मेजॉरिटी लोग कहाँ से हैं? थोड़ी तो हमें नजर आ रही है वो सेंस है, हैदराबाद से। सिंध से, हैदराबाद से, ठीक है। देयर आर अच्छा, मैं आल्सो जाता फ्रॉम हूँ। डिफरेंट कंट्री सिटीज। नहीं नहीं, अच्छी बात है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि प्लीज डू आंसर हाउ टू चूज द सब फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और अदर डिपार्टमेंट फॉर बेटर कैरियर एंड फील्ड टू चूज द एफआईपी। देखो यार, जो ये क्वेश्चन पूछा, ये मैं नाम लिखना भूल गया। नाम है इनका हरचंद पहरियार, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। यस, हर्षन तो पटेल। जी, तो सवाल ये है कि हाउ टू चूज द सब फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और अदर डिपार्टमेंट फॉर बेटर कैरियर। यार, इलेक्ट्रॉनिक्स इटसेल्फ एक इंजीनियरिंग की सब, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक सब फील्ड है, डेफिनेटली मैं इसको इस तरीके से कहता हूँ। लेकिन अब पिछले 10 साल के अंदर जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स इवॉल्व करी है, तो वो एक सब फील्ड नहीं रही। अब वो एक जायगेंटिक फील्ड खुद से बन गई है। क्योंकि अगर आप सेलफोन इंडस्ट्री देख लें, सैमसंग ने जिस तरीके से पिछले 10 साल के अंदर, स्पेशली पिछले 5 साल के अंदर जो उन्होंने किया है, इट्स मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया मामला। जिस तरीके से अमेजोन ने टेक्नोलॉजी को बिल्कुल चेंज करके रख दिया है इन लास्ट 10 years, इट्स अमेजिंग। जिस तरीके से आपकी पूरी गेमिंग इंडस्ट्री है, योर कंसोल इंडस्ट्री, आपकी माइक्रोसॉफ्ट हो गया, प्ले स्टेशन, और आप सॉरी एक्सबॉक्स हो गया, और सोनी का भी प्ले स्टेशन हो गया। तो ये सब चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आया करती नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल की तरफ नहीं है चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये डेली यूज है, आपकी कस्टमर का यूज है। तो यार, मेरी एडवाइस ये है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इंटरेस्ट है, अगर आपको छोटी छोटी चीजों में, जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उसके अंदर इंटरेस्ट है, तो ही आप इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ आए। वरना आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर का पूरा एक सेक्शन पड़ा था पीछे। इसमें मैं क्या रिकमेंड करूंगा, मैं इस पे रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे जो सामने जो बंदा है उसके पीछे, मुझे वो नहीं पता कि उसकी क्या थिंकिंग है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है। लेकिन मैं इस पे ये जरूर कहूंगा कि हमारी टीम के अंदर, जैसे मैं पहले बता रहा था, डिफरेंट सेक्शंस हैं। तो एक सेक्शन हमारा पूरा एलवी का होता है। एलवी का मतलब लो वोल्टेज। तो उसके अंदर पूरे हमारे सर्किट बोर्ड डिजाइन होते हैं, जिसके ऊपर गाड़ी का पूरा लो वोल्टेज सिस्टम डिजाइन हुआ होता है। वो आप अगर हमारे फेसबुक पेज पे या लिंक्डइन पे जाओगे, तो वो तुम लोग जब स्क्रॉल डाउन करोगे, तस्वीरें देख सकते हो उस चीजों की। तो अ, इसके अंदर आई वुड पर्सनली रिकमेंड एज ऑफ टुडे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब फील्ड नहीं है, अब एक फील्ड बन गई है। तो उसके अंदर आपने चूज ये करना है कि आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं। आपको आपको जो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में इंटरेस्ट है, आपको छोटी डिवाइसेस में इंटरेस्ट है, आपको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डिवाइसेस में इलेक्ट्रिकल की इंटरेस्ट है या नहीं है, या आपको माइन्यूट काम के अंदर, क्योंकि ये बड़ा बारीक काम है, उसके अंदर इंटरेस्ट है या नहीं है। शारिक भाई, अगर आपको सॉरी जी, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन जो था ना वो ये था कि इलेक्ट्रॉनिक्स की सब फील्ड्स हैं, लेट्स सपोज कंट्रोल, वीएलएसआई इंटीग्रेटेड हमारी। तो उन उसमें से बंदे जो होते हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी फील्ड की तरफ जाना चाहे या क्या करना चाहे। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा इसको डिफाइन करें तो थैंक यू सो मच। हाँ, तो यार, आई फॉर दैट आई वुड ओनली से कि भाई, जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, अपने करिकुलम में, और आपको लगता है कि यार वो आपके थिंकिंग के साथ सिंक कर रहा है। फॉर एग्जांपल, एक सब्जेक्ट है डिजिटल लॉजिक डिजाइन, जिसके अंदर गेट्स हैं, जिसके अंदर आपकी डिफरेंट डिवाइसेस हैं। वो सब्जेक्ट मुझे पर्सनली पसंद था। तो मेरा मेरा ध्यान ये था कि अगर मुझे चीज वो एक थियोरेटिकली समझ में आ रही है, और मैं अपने दिमाग में समझ सकता हूँ एज अ सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट, कि यार हाँ, ये मैं कर सकता हूँ आगे जाके, भले मैं फेल हो जाऊँ आगे जाके, लेकिन मैं कर सकता हूँ, तो आई वुड चूज दैट। लेकिन वो चीज जब मैं पढ़ रहा हूँ और मेरे दिमाग पे बर्डन बन रहा है कि यार ये किस तरीके से होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ उसकी, और मैं भले अच्छा स्कोर भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे दिमाग में ये पता है अपने इंटरनली कि यार ये पता नहीं आगे जाके किस तरह मैनेज होगा, किस तरीके से उसको मनूवर करूंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा सही से। तो मैं उसको एक हद तक इम्प्लीमेंट करूंगा और फिर छोड़ दूंगा।
उसके रीजन ये है कि देयर इज नो सेंस इन इन परसुइंग अ थिंग जिसमें आपको कंफर्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि अल्टीमेटली कंफर्ट ही है ना, क्योंकि आप अपने कंफर्ट लेवल पे काम कर रहे हैं। अब अगर मुझे हर स्टेप के ऊपर आई हैव टू यू नो स्टक होना है, ठीक है, और वो स्टक मतलब एक कहीं रुकना बुरी बात नहीं है, लेकिन स्टक इस तरीके से होना कि वहां मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, वहां मेरा जो है ना एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो मैं उस चीज को परस्यू नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिकल पावर का पूरा एक अलग कैटेगरी है, इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग की पूरी एक अलग कैटेगरी है। मुझे उसने कभी फैसिनेट नहीं किया, कभी नहीं किया। हालांकि हमारे सब्जेक्ट्स जो हैं सारे, मेजॉरिटी ऑफ देम आर डिजाइंड ऑन 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 दैट, लेकिन कभी नहीं किया उसने मुझे फैसिनेट। तो मैंने उस चीज को उस तरीके से फिर कभी देखा ही नहीं एज अ कैरियर अपॉर्चुनिटी कि यार मैं किस तरीके से इसको देखूंगा, और मैंने उसके अंदर फिर इलेक्टिव्स के अंदर भी इंटरेस्ट उसके अंदर एज सच नहीं लिया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि यार ये मेरी फील्ड नहीं है। और तो मैंने उसको उस हद तक इम्पोर्टेंस दी जिस हद तक मुझे पर जो आपके मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं वो निकालने थे। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी डिग्री के अंदर कोई हर्डल ला रहा है वो सेक्शन, और आपको निकालना ही है, फिर तो डेफिनेटली आपने लेना ही है ना, कि क्योंकि आपने एक मैंडेटरी चीज करी हुई है, आप लें उसको। लेकिन अगर आपके अंदर वैसे इंटरेस्ट नहीं है उस चीज का, तो देयर इज नो सेंस इन परसुइंग इट। अच्छा, अब अगर मैं एक और क्वेश्चन की तरफ जाऊं, please give me some instances of goals for engineers in preliminary semesters. अच्छा, इसके अंदर देखो, ये सवाल किया है वकास शौकत साहब ने। यार, इंजीनियर्स के जो गोल्स होते हैं ना, वो बड़े डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वो हर हफ्ते चेंज हो रहे होते हैं। लेकिन अभी मैंने 2 मिनट, आज 15 मिनट पहले कहा कि वो आपने चेंज नहीं करना, डायरेक्शन सेम रखनी है। तो अगर मैं इसको बोलूंगा कि नहीं वो चेंज होते हैं, तो वो चीज तो एक मतलब मेरी चीज से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है ना। गोल्स आपके हमेशा सेम रहते हैं, डायरेक्शन जो है इन गोल्स की वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि मैंने उस गोल तक पहुंचना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, वकास शौकत साहब, आपने गोल बना लिया अपने सेकंड सेमेस्टर में कि मैंने, फॉर एग्जाम्पल, मैंने सिक्स सेमेस्टर में अपना FYP स्टार्ट करना है, जो कि नॉर्मली लोग नहीं करते, 7th में आके करना शुरू करते हैं। मैंने गोल तो बना लिया, लेकिन जब मैं 6 में पहुंचा, तो वहां पे मेरी GPA भी खराब थी, वहां पे मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर एक्टिविटीज भी कोई ऐसा नहीं थी, वहां पे मेरी जो उस वक्त की सेमेस्टर था उसका भी मुझे समझ नहीं आ रहा था करना क्या है। तो मतलब इट वाज ऑल केओस, मेरे पास कुछ नहीं था उस वक्त। और मैंने गोल सेकंड सेमेस्टर में बना लिया था कि मैंने 6 में आ गई ये करना है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं ये करूंगा कि मैं अपने जो मैंने उस वक्त गोल बनाया था, मैं उस पे स्टैंड करूंगा, उसी चीज पे। क्योंकि ये जो इंसान इनिशियली सोचता है ना यार, जो मैंने सोच लिया था उस टाइम पे, वो मैंने दिल से सोचा था, ठीक है, और उस पे मैं रेडी था अपनी एनर्जी लगाने के लिए। अब अगर मैं उसको ऑल ऑफ अ सडन 2 साल बाद चेंज करूंगा ना, चेंज कर सकते हैं आप चीजों को, लेकिन एक बेसिक चीज को अगर मैं चेंज कर दूंगा पूरी, एक प्रिंसिपल स्टांस को चेंज कर दूंगा, तो जो आप नया काम करेंगे ना, आप याद रखें, आप शायद कर तो लें, लेकिन कभी भी उसके अंदर एनर्जी और जो आप अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे वो उस तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो आप एक एज अ बर्डन कर रहे हैं। आपने भी चेंज किया, यार काश पहले वाला ही काम अच्छा हो जाता। तो गोल्स इंजीनियर्स के लिए बेसिकली शुरू के सेमेस्टर्स में होने ये चाहिए कि आप नंबर 1, आप अपनी फील्ड सेकंड सेमेस्टर के बाद डिसाइड कर लें कि यार मैंने पावर इंजीनियरिंग करनी है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की साइड पे जाना है, मेरी स्पेशलिटी है क्या। अगर आपको समझ में आ रही है इंजीनियरिंग में अब मेरी स्पेशलिटी है क्या, पहला गोल ये आप वो डिसाइड कर लें। नंबर 2, इंजीनियर को ये पता होना चाहिए, और इंजीनियर को ये मैं कहता हूँ लाजिम है हर इंजीनियर के ऊपर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल, या आप इसके अंदर कोई से भी और डाल दें, सिविल के डाल दें,
कि उसको ये पता हो कि जो वो बता रहा है लोगों को, उसको वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आता है या नहीं आता। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप शायद अपने काम में अच्छे हों, लेकिन आप शायद दूसरों को उस तरीके से बता ना पाते हों वो चीज़। तो नंबर 2 ये कि इंजीनियर को अपनी बिज़नेस राइटिंग्स के ऊपर, अपनी बिज़नेस एथिक के ऊपर काम करना बहुत लाज़मी है। अगर उसने वो नहीं किया, तो वो 8 सेमेस्टर बाद ही वुड बी इन डेंजरस ज़ोन, जहाँ पे वो दूसरे लोगों से ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा होगा। तो बिज़नेस एथिक होना कि जो मैंने काम किया है 8 सेमेस्टर, उसको मुझे पता हो कि मैंने सेल किस तरह करना है, और दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो मेरी एडवाइस शुरू के सेमेस्टर्स वालों को यही है कि ये 2 चीज़ें आपने लाज़मी करनी है। अगर पहली चीज़ ना भी हो पाए, तो ये बिज़नेस वाली चीज़ जो मैंने बताई है, दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट। मैं दुनिया में ऐसी कंपनीज़ जानता हूँ, पाकिस्तान में भी ख़ास तौर पे, कि जो आपको इंटरव्यू के बाद ये कहती हैं कि यार, हमें आपकी इंजीनियरिंग से मतलब नहीं है, आप ये बताएँ आपको पावर पॉइंट इस्तेमाल करना आता है, वर्ड इस्तेमाल करना आता है। ये मैं तुम्हें फैक्चुअल चीज़ बता रहा हूँ। और हम सारे जो बच्चे हैं, सारे जो हमारे इंजीनियर पास आउट होते हैं, वो ये कहते हैं, हाँ, हमें वर्ड तो आता है, हमें पावर पॉइंट भी आता है। बड़े वसूख से हम कह देते हैं। लेकिन बिलीव मी, हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, उनको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। उसका 10% भी हमने यूज़ नहीं किया हुआ आज तक। ये मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, और 10% उन लोगों को बोल रहा हूँ जिन्होंने बहुत डीपली यूज़ किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। तो इससे नतीजा क्या निकला? नतीजा अगेन वही निकला कि जो आपने 4 साल पढ़ा, रेयरली आपसे उसका सवाल होगा। लेकिन अल्टीमेट सवाल जिसमें हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, भाई काम आता है नहीं आता, दैट इज़ इट। अब वो काम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट दुनिया के हर कंपनी में इस्तेमाल होगा, और करना है आपने। और जितना जिसको अच्छा आता होगा उसको सेल कर, भले उसकी इंजीनियरिंग ज़ीरो हो पीछे, लेकिन उसने अगर उस चीज़ को सेल कर दिया, वो आगे चला जाएगा। ये मेरी गारंटी दे रहा हूँ आपको। तो इन चीज़ों पे काम करना है। ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना, जो जो स्किल्स हैं आपकी, सॉफ्ट स्किल्स, इस पे काम करना है। आखिरी चीज़ ये कि मैंने किसके सामने क्या बोलना है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मेरे सामने एक ऐसा बंदा खड़ा हुआ है जिसको मुझे पता है कि यार, मैंने अगर सब कुछ बता दिया बिफ़ोरहैंड, तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप ना बोलें, आप वहाँ चुप कर जाएँ। आप वहाँ थोड़ा-सा अपने आप को सँभाल लें, क्योंकि चुप रहना भी एक बहुत बड़ी एबिलिटी है। एक ऐसा बंदा मेरे सामने खड़ा हुआ है जिसको आपको पता है कि आपने बताना ही सब कुछ है, क्योंकि अगर आपने नहीं बताया, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्रोफ़ेसर है सामने, अगर आपने उनको नहीं बताया, तो आपको ये पता है कि यार वो इम्प्रेस ही नहीं हो पाएँगे, और आपको नंबर्स एक्स्ट्रा नहीं मिल पाएँगे सही तरीके से। तो डेफ़िनेटली आप वहाँ जाके बताएँ भाई। भले आपको पीछे 10 लोग बोल रहे हो, "अबे यार, तुम क्या कर रहे हो? तुम शो ऑफ कर रहे हो जाके।" शो ऑफ नहीं, आप अपनी कारकर्दगी और अपनी एबिलिटी को जाके बताएँ। क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर होता यही है। आपने हर चीज़ को खुद जाके अपने इंस्ट्रक्टर्स तक बताना होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर हर कोई आपके पास आएगा नहीं। तो ये चीज़ें 3-4 चीज़ें मैंने बताई हैं, ये शुरू वाले सेमेस्टर्स जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए लाज़मी है कि वो इन चीज़ों पे काम करें। क्योंकि अगर ये चीज़ों पे काम नहीं करेंगे शुरू में, और 8वें सेमेस्टर में जाके स्टार्ट करेंगे, तो इट्स टू लेट। वहाँ पे फिर आपको उस तरीके की ग्रूमिंग और उस तरीके का एक एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा। अच्छा, इसके अलावा है, how can we decide that which type of project we have to take? Either it would be related to market need, demand, or something innovative. अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है गालिब अली साहब का। यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैंने डिसाइड किस तरह करना है कि प्रोजेक्ट लेना कौन सा है। और मैं इसको सिर्फ एफआईपी की हद तक नहीं रखूंगा, मैं इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बोलूंगा कि कोई भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपको लेना किस तरह है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसको इस तरीके से लेके चलें कि आप क्या कर सकते हैं, दैट इज़ द बिग पॉइंट। दुनिया की दुनिया की डिमांड तो बहुत हो सकती है। मतलब आज यार, फॉर एग्जांपल, मैं बाहर जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार, ये चीज़ बना सकता हूँ, ये चीज़ बन सकती है, क्योंकि इसकी दुनिया को नीड है। लेकिन शायद वो मैं ना बना सकता हूँ भाई, मेरे मेरे बस में ना हो। दूसरी चीज़ ये कि जो आपने बात करी इनोवेटिव की, तो
इनोवेशन और इन्वेंशन, इन दो चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। जो जो इनोवेशन है उसके अंदर आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी एक चीज़ है बनी हुई, उसको आप डिफरेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने इलेक्ट्रिक कार बनाई, हमारे जो आने वाले बाद वाले लोग हैं वो उसी इलेक्ट्रिकल कार के बेसिक कॉन्सेप्ट को तो सेम रखेंगे, लेकिन वो उसके अंदर इनोवेशन ऐसी कर देंगे कि उसका डिज़ाइन चेंज कर देंगे, उसकी उसकी कैपेसिटी चेंज कर देंगे, तो वो इनोवेशन है। इन्वेंशन में ये है कि इन्वेंशन आप कोई सिरे से नया काम कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ जो इससे पहले हुई ही नहीं हो। जैसे हमने जब काम किया इलेक्ट्रिकल कार्स के ऊपर, तो वो गाड़ियों वाला काम पाकिस्तान के लिए इन्वेंशन थी 2014 में स्टूडेंट लेवल के ऊपर, वो इन्वेंशन थी, लेकिन अब वो इनोवेशन हो गई है क्योंकि वो अब हो रहा है। तो जो तुम्हारा सवाल था गालिब भाई, वो इनोवेशन तो आप हर चीज़ में खुद ले आएंगे। जब आप कुछ चीज़ डिसाइड करेंगे तो उसमें इनोवेशन ही लाएंगे। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आई वुड गो मोर ऑन द इनोवेटिव साइड रादर देन द मार्केट डिमांड साइड, क्योंकि डिमांड अगर आप देखेंगे मार्केट की एट अ स्टूडेंट लेवल फॉर द प्रोजेक्ट, आप कहीं ना कहीं जाके आगे विद इन फ्यू मंथ्स आप स्टक हो जाएंगे, आइदर ऑन द बजट कि आपके पास पैसे नहीं होंगे करने के, या ऑन ऑन द वे फॉरवर्ड कि आपके पास आपको पता नहीं होगा करना क्या है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप वो डिसाइड करें जो कि आप कर सकते हैं, आपको पता है कि यार इस चीज में और कर सकते हैं, मेरा मतलब क्या है, आपके पास बजट होगा ना कि यार मैंने इतने पैसे खर्च करने हैं, तो आपको ये पता हो कि इन पैसों में ये वाला काम हो जाएगा, और जो काम आप करना चाह रहे हैं उस पे प्रोजेक्ट पे, उसके अंदर आप इनोवेशन ला सकते हैं डेफिनेटली। और मैं इस चीज से एग्री करता हूँ, बल्कि सपोर्ट करता हूँ कि इनोवेशन का जो फैक्टर है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन डिमांड फैक्टर, जो मार्केट डिमांड है, क्योंकि इनोवेशन का फैक्टर इज इजीली सेलेबल टू द इंडस्ट्री एंड टू योर ओन यूनिवर्सिटी। उसके अंदर आपको पॉइंट्स गेनिंग वाला फैक्टर बहुत मिल जाएगा आसानी से, कि आपको पता होगा कि यार ये चीज़ मैंने करी हुई है, किसी और ने नहीं की हुई। तो इसको मैं आराम से सेल करके आई कैन गेन गुड ग्रेड्स या गुड मार्क्स, और इसको डेफिनेटली फिर मैं जब इंडस्ट्री में आगे जाऊंगा तो यूज़ कर सकता हूँ कि यार मैंने ये काम किया था और ये बाकी यूनिवर्सिटी में किसी ने नहीं किया हुआ था। जिस तरह मैं आपको पिछले 1 घंटे से बता रहा हूँ कि हमने ये काम किया था और ये बाकी पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया हुआ, किसी ने नहीं किया हुआ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनोवेशन वाला फैक्टर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको ही रिकमेंड करूंगा। अच्छा, हाँ, अच्छा, being an engineer we have many choices to do after graduation, which one will you prefer in Pakistan? Either we have to go for jobs or for higher studies, masters for abroad. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं इस तरीके से आंसर करता हूँ कि जब आप ग्रेजुएट हो ना, जब आप ग्रेजुएट हो जाए तो ऑब्वियसली जॉब हंटिंग आपकी स्टार्ट होती है, वो ग्रेजुएशन से पहले ही हो जाती है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर ग्रेजुएटिंग इन जुलाई या जून, तो आप लोग जनवरी फरवरी से स्टार्ट कर देते हैं जॉब हंटिंग। इसके ना 2 फैक्टर्स हैं जो आपने दिमाग में रखने हैं। नंबर 1 कि आप कौन सी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, आप कौन सी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर आपको हर जगह मिल जाएंगे अब, तो वो वाली बात नहीं है कि यार इस इंडस्ट्री में ये नहीं होगा वो नहीं होगा। आप कौन सी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि मैंने पावर इंडस्ट्री में जाना है, मैंने सॉफ्टवेयर साइड पे जाना है, मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाना है, मैंने किसी मैन्युफैक्चरिंग साइड पे जाना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो डिसाइड हो जाएगा तो फिर मेरी रिकमेंडेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। मेजोरिटी ऑफ द लोग आप जो सुनेंगे, लोगों को सुनते हुए वो ये कहते हैं, वो और उनके पास कोई दलाइल नहीं होती पीछे कि ये क्यों कह रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि पहले जॉब कर लो 6 7 8 महीने या 1 साल, उसके बाद मास्टर्स करो। उसके पीछे उसके पीछे हाँ, जी, उसके पीछे रीजन जो है मेरे पास कोई नहीं है बैकअप सपोर्ट की। तो मास्टर्स और जॉब का ताल्लुक कोई नहीं है आपस में, ये मैं आपको बड़े वसूख से बोल रहा हूँ। मैंने अपना एमबीए किया, उस वक्त मेरे पास जॉब नहीं थी, मतलब उस वक्त मेरी जॉब बिल्कुल स्टार्ट हुई थी, अमेरिका में स्टार्ट हुई थी। तो चलो मेरा फैक्टर डिफरेंट था, मुझे यहाँ पे आना था, मूव होना था अपनी डिग्री की वजह से, तो वो मैं हो गया और उसी के साथ मुझे फिर पहले जॉब मिल गई। लेकिन एक एक
मैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात कर देता हूँ। अब मुझे हो गए हैं 1 साल, लेट्स से किसी बंदे को हो गया 1 साल काम करते हुए, और अब वो जाके मास्टर्स अपना परस्यू कर रहा है, फॉर एग्जांपल नस्ट में या जीआईके में, या वो एमबीए करना चाहता है अपना आईबीए से जाके, लम से जाके। तो इट डजंट मैटर कि यार आप जॉब के 1 साल बाद करो, 2 साल बाद करो, या जॉब स्टार्ट होने के साथ-साथ कर दो, पहले ही बिल्कुल 1 महीने बाद, ग्रेजुएशन के 1 महीने बाद। इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ कि आपको जो आपको पता है कि आपने ये चीज़ करनी है। आपने ये चीज़ करनी है और आपने ये अपनी चीज़ जॉब के साथ करनी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये पॉसिबल नहीं है ग्रेजुएट डिग्री के अंदर कि आप जॉब छोड़ दें और डिग्री कर लें। मतलब कर सकते हैं, अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, आप बिल्कुल कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कल ही एक दोस्त से बात हो रही थी। मैंने इस पे रिसर्च नहीं करी हुई, लेकिन एक थोड़ा-सा मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ के ऊपर कि लम्स जो है हमारी, ऑफ कोर्स वन ऑफ द अ, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस पाकिस्तान और इन एशिया एज़ वेल इन टर्म्स ऑफ बिज़नेस। तो लम्स जो है बेसिकली वो तकरीबन आपको एमबीए डिग्री के, पूरी एमबीए डिग्री के तकरीबन 27 से 28 लाख रुपए चार्ज करता है, जिसके अंदर एकेडमिक्स भी शामिल है, आपका रहना वगैरह सब कुछ शामिल है। अब एक बंदा जो अपनी ग्रेजुएट डिग्री करने के लिए वो जॉब नहीं करता, वो कहता है मैं पहले डिग्री कर लूंगा, अपनी मास्टर्स की डिग्री, और वो लम्स चला जाता है, वो 27 लाख रुपए 2 साल के वो दे देता है और वो डिग्री कर लेता है। फिर वो आता है ग्रेजुएट करके लम्प से, और वो फिर वो जॉब हंटिंग तलाश करता है, वो कहीं भी कराची में करता है, लेट्स से कराची में कर रहा है। अब कोई ये बताए कि वो 27 लाख 28 लाख रुपए जो वहां खर्च हो गए, उसका रिटर्न क्या 1 साल में या 2 साल में आ जाएगा पाकिस्तान में, या 3 साल में? नहीं आएगा, क्योंकि जॉब्स आपकी कम है और आपको कौन इतने पैसे देगा जॉब पे कि आप 5-6 लाख रुपए पर मंथ, तो आपको कोई भी नहीं देगा इनिशियल लेवल, बिल्कुल बिल्कुल इनिशियल लेवल की बात कर रहा हूँ। तो इट इज बेटर कि आप जो भी डिसाइड करें, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी ग्रेजुएट डिग्री की वजह से जॉब ना छोड़ें, क्योंकि अल्टीमेटली भाई आपने अपना घर चलाना है, आपने दूसरों को सपोर्ट करना है, आपने अपने आप को सपोर्ट करना है। उसके लिए जो ये जो हमारी फेसबुक पार्टी है, या हमारी जो जो ट्विटर पार्टी है ना, कि वो मॉरल सिखा रहे होते हैं बड़े बड़े कि नहीं दुनिया में ये हो नहीं। अल्टीमेट आप दुकान पे जाते हैं सौदा लेने, सही है, आप ज्यादातर लोग हैदराबाद से हैं, ठीक है भाई, मैं आपकी एग्जांपल दे देता हूँ। आप गए, वो जो आपकी बड़ी वो है मशहूर बेकरी, क्या नाम है उस बेकरी का यार, बॉम्बे बेकरी। बॉम्बे बेकरी गया, वहां पे आपने कॉफी केक लेना है, ठीक है, अब आपने लाइन लगा के खड़े हो गए आप वहां पे, और वो आते ही 3 घंटे के लिए है, और आप खड़े में लाइन लगा के, जब आपकी बारी आई आप बंदे के पास गए, मुझे कॉफी केक दे दो, उसने आपको दे दिया, और आपने उसको बोला यार आज मेरा पैसे नहीं है, मुझसे ले लेना पैसे बाद में, और आज सिर्फ तुम मुझे इसलिए केक दे दो क्योंकि मैं बड़ा अच्छा इंसान हूँ। दुनिया ऐसे नहीं चलती ना। अल्टीमेटली वो आपको बोलेगा भाई पैसे दो और लो और जाओ, नहीं है तो साइड पर हट जाओ। तो पैसे इंपॉर्टेंट हैं, अनफॉर्चुनेटली इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको ही सपोर्ट करना है, आपकी ग्रेजुएट डिग्री वही करवाएंगे आपको। तो इसको रैप अप करने के लिए, डिग्री आपकी इंपॉर्टेंट है, जॉब आपकी इंपॉर्टेंट है। जॉब से आपका घर चलेगा, डिग्री से आपको उस जॉब के अंदर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अब भले आप वो 1 साल बात करें, या आप अपनी बैचलर्स डिग्री की फौरन बात शुरू कर दें। मैं इस चीज से एग्री नहीं करता कि वो एक्सपीरियंस गेन कर लो और फिर अपनी ग्रेजुएट डिग्री स्टार्ट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको स्टार्ट जीरो से ही करना होता है, तो इट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि जो आपने सेलेक्ट की रही डिग्री, अपनी ग्रेजुएट डिग्री, वो आपके रोल से, जो आप जॉब पे रोल करना चाह रहे हैं, या आपके दिमाग में जो है वो उससे सिंक करता है नहीं करता। ऑफ कोर्स अगर मैं जॉब कर रहा हूँ लेट्स से पावर सेक्टर में, तो मेरा मेरा माइंड ये होगा कि मैं पहले कोशिश मेरी ये होगी कि मैं जाके मैं एमएस कर लूँ इलेक्ट्रिकल के अंदर, उससे मुझे और अच्छी वो मिलेगी, एक बैकअप मिलेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एमबीए कर लूँ, तो मुझे उससे ये होगा कि हाँ यार मेरा मैनेजमेंट साइड इससे कवर हो जाएगी, तो फाइन। लेकिन फॉर एग्जांपल एक बंदा जो बीबीए कर रहा है, ऑब्वियसली वो जाके तो अब इस तरह की फील्ड में नहीं करेगा ना, मास्टर्स इंजीनियरिंग की फील्ड में, वो डेफिनेटली एमबीए करेगा। तो सिर्फ अपनी फील्ड को सिंक रखे कि वो सिंक्रोनाइज हो जाए आपकी आपकी डिग्री के साथ और आपकी जॉब के साथ,
वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आपकी डिग्री आपकी जॉब में, आपकी प्रमोशन में मदद करेगी। लेकिन जहाँ तक कब करनी है डिग्री, किस वक्त करनी है, कितने साल बाद करनी है, कहाँ से करनी है, वो मैं बाय नहीं करता, वो मैं उससे agree नहीं करता। वो चाहे आप पाकिस्तान से करें, चाहे आप अमेरिका से करें, डेफिनेटली इसमें कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज, यूरोपियन यूनिवर्सिटीज, उनका एक अलग लेवल ऑफ पढ़ाई है, उनकी एक अलग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उनका एक अलग लेवल ऑफ यू नो ग्रूमिंग पीपल है। लेकिन आई डोंट अग्री टू द फैक्ट के डिग्री के अंदर कंट्री मैटर करती है या टाइम मैटर करता है। आप पाकिस्तान में भी करेंगे डिग्री, अल्टीमेटली आपने पढ़ना सब कुछ खुद ही है, इम्प्लीमेंट सब कुछ खुद करना है। यूनिवर्सिटी आपको सिर्फ वो पीस ऑफ पेपर देती है और अपॉर्चुनिटी देती है, दैट्स इट। अच्छा, एक फाइनल क्वेश्चन ले लूं मैं। हाँ, हाउ वाज योर प्रोजेक्ट आफ्टर योर डिग्री? अच्छा, अब इसमें हदीका मुगल, इसमें स्पेसिफाई नहीं किया हुआ आपने कि वो आया कि बैचलर्स वाला प्रोजेक्ट या मास्टर्स एमबीए के बाद। बहरहाल मैं दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ। हमारा प्रोजेक्ट था जो बैचलर्स के अंदर था, वो था डिजाइनिंग ऑफ एन एल्गोरिथम फॉर इंट्रूसिव फॉल्ट एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स यूजिंग एन एफपीजीए। ये मुझे हमेशा टाइटल याद रहता है। तो बेसिकली जो आपकी मशीन्स थी, जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं आपकी, लेट से मोटर है, ठीक है, तो उसके अंदर जो फॉल्ट एनालिसिस है उस मोटर का, दैट वाज आवर प्रोजेक्ट। उस फॉल्ट एनालिसिस को बेसिकली, एक मोटर के अंदर कोई भी फॉल्ट अगर आ रही है, कोई भी फॉल्ट आ रही है, रोटर फॉल्ट आ रही है, शाफ्ट की फॉल्ट आ रही है, या उसके अंदर हीट फॉल्ट आ रही है, उसके वो ज़्यादा गर्म हो जाती है अंदर से, तो उन चीज़ों के ऊपर हमारा प्रोजेक्ट था। और बेसिकली ये था कि उन उन फेलियर्स या उन प्रॉब्लम्स जो मोटर के अंदर आ रही हैं, उसको विद बिफोर टाइम हम कोई ऐसा एल्गोरिदम बनाएं कि उसको वो बिफोर टाइम बता दे कि ये प्रॉब्लम आने वाली है इस मशीन के अंदर। फॉर एग्जांपल, मेरी मोटर की शाफ्ट डिसअलाइनमेंट हो गई है, तो वो मुझे एल्गोरिदम पहले से बता दे कि ये दिस प्रॉब्लम इज अबाउट टू कम, तो इसको आप पहले से, इसके रेप्रिकॉशंस या इसको आप पहले से फिक्स कर लें। और यही हमारा प्रोजेक्ट था। उसके अंदर हमने FPGA यूज़ किया था, द फील्ड प्रोग्रामेबल गेटेड एरे। और दिस वाज बेसिकली आवर प्रोजेक्ट। हम डेटा ट्रांसमिशन कर रहे थे, डेटा बैक एंड फोर्थ आ रहा था, और उस पर हमने काम किया था। और बहुत हद तक हम इस चीज़ के ऊपर सक्सेसफुल भी हो गए थे। जो हम चाह रहे थे कि वो फोरकास्ट कर दे फॉल्ट को पहले से, हमारा एल्गोरिदम वो उसने करना स्टार्ट कर दिया था। ऑब्वियसली इसके अंदर मेरे अपने प्रोजेक्ट में मेरा इतना रोल नहीं था, क्योंकि मैं, जिस तरह मैंने बताया, मैं अपनी गाड़ी वाली जो हमारी टीम थी, जो द ग्रैंड प्रोजेक्ट दैट वी वर फेसिंग, मेरा ज़्यादातर उस पर रोल था, मैं उस पर काम करता था पूरा, क्योंकि वो मेरा पैशन था। FIP और प्रोजेक्ट्स वगैरह मेरा कभी पैशन रहा नहीं उस तरीके से कि मैं इस पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर दूं, क्योंकि मुझे पता है मेरा रिटर्न इतना उसका नहीं मिलना था जल्दी से जल्दी। तो लेकिन बहरहाल हमारा प्रोजेक्ट ये था। जहाँ तक मास्टर्स डिग्री की बात है, MBA डिग्री की बात है, उसके अंदर मेरा फाइनल ईयर थीसिस था, जिसके अंदर मैंने जो है जो जो कोविड से अमेरिकन कॉर्पोरेट इंडस्ट्री पे फर्क पड़ा है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेशन, उसको वो बेसिकली किस तरीके से सिंक्रोनाइज कर रहा है आपस में, वो किस तरीके से कोइंसाइड कर रहा है, उस पे मैंने अपनी रिसर्च करी थी कि आया कि वाकई कोविड से अमेरिकन इंडस्ट्री पे, खासतौर पे रिटेल इंडस्ट्री पे फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड एंड प्रॉफिट जनरेटेड, या ये इट्स अ मिथ के वो हर चीज की जिम्मेदारी जो है हम कोविड के ऊपर डाल देते हैं, या ये इस तरीके से। तो उसका रिजल्ट अल्टीमेटली मुझे ये मिला था कि जो मैंने एनालिसिस करी पूरी अमेरिकन डेटा की पिछले पिछले 21 साल के अंदर की, वो यही थी कि कोविड से कहीं ना कहीं डेफिनेटली फर्क तो पड़ा है, लेकिन वो फर्क अगेन वो कॉमन ऑडियंस को पड़ा है, वो आम लोगों को पड़ा है, वो कॉर्पोरेट सेक्टर को नहीं पड़ा, वो एक वाइस प्रेसिडेंट को, डायरेक्टर लेवल के बंदे को इंडस्ट्री में वो फर्क नहीं पड़ा। अमेरिकन इंडस्ट्री एट ऑल लेवल्स, जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है अमेरिका की, फॉर्चून 50 की जो कंपनीज है अमेरिका में, उनका रेवेन्यू कोविड के दरमियान बड़ा ही है।
कम नहीं हुआ। लेकिन जो आम ऑडियंस है अमेरिका की, जो आम बंदा है, हाँ वो यकीनन उसकी जॉब्स कम हुई हैं, उसकी जॉब छूटी हैं कोविड की वजह से, तो उसको यकीनन फाइनेंशियली इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर प्रॉफिट्स और रेवेन्यू बड़ा ही है, क्योंकि प्राइस जो कंट्रोल था उसमें उसमें यूएस भी और कनाडा भी फेल हुए हैं। दे कुड नॉट कंट्रोल द बिग कॉन्ग्लोमेट्स, और जो बिग कंपनीज हैं आपकी, उनको प्राइस कंट्रोल पे फोर्स करने के लिए, तो दे इंक्रीज द प्राइस बिकॉज ऑफ ऑल द एक्स्ट्रा खर्चे कोविड के अंदर, और उन्होंने वहां से अपनी हर चीज एक्सट्रैक्ट कर ली। तो मेरा ये प्रोजेक्ट था, रिसर्च थी एमबीए के अंदर अपनी। तो आई एक ये है मैसेज, सर शोएब हसन खाशखिली साहब, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, और मेरी तरफ से इतना ही था। It was a pleasure talking to all of you guys, और back to you. Okay, dear Sharik Bakar Saab, thank you so much for sharing your amazing experience and giving all the answers to our audience. Now I will बहुत शुक्रिया। thank you so much. अब मैं हमारे नेक्स्ट गेस्ट जिसको हम बुलाना चाहूँगा, आई थिंक वो हमारे साथ है, पहले मैं कंफर्म कर लूँ। हमादर साहब, आप यहाँ हैं हमारे साथ? Osama, kindly can you confirm it? शारिक, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आई थिंक देयर इज प्रॉब्लम ऑन योर साइड, मे बी साउंड प्रॉब्लम, इंटरनेट प्रॉब्लम। कैन यू राइट योर मैसेज इन चैट बॉक्स सो आई कैन रीड इट? थैंक यू शारिक भाई आपके टाइम के लिए वंस डेफिनेटली अगेन। डेफिनेटली, मैं अपनी लिंक्डइन आईडी भी चैट बॉक्स में लिख देता हूँ। इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, आप मुझे वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं, और मैं आई विल बी वेरी ओपन, और बड़ा तरीके से आपको हर चीज़ बता भी सकता हूँ, और डिटेल में समझा भी सकता हूँ। तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग, इन टर्म्स ऑफ डिग्री, इन टर्म्स ऑफ कैरियर सिलेक्शन, किसी भी तरीके की, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प। और आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो भाई, इट डजंट मैटर टू मी। Thank you so आप much. एक बस थैंक यू Oh, सो मच thank you शारिक। so much. ओके, Archon, who is the next speaker? Sir Um, Shoaib? the Shoaib actually left us because he has an urgent work to do. So our next speaker is Hamad Dar, but he is also not there. So guys, if you have any question regarding your FIP, you can ask directly by unmuting yourself. So that means there is no any questions. So I think we have to wind up our session for now, and inshallah. And Derek, there is another speaker I am announcing right now. Okay, okay, okay. So Hamad Dar Ahmed is Dar from yeah. Kashmir. He's freelancer and e-commerce specialist, and one of public speaker from Azad Kashmir. So he will join us in 1 minute. So please wait, everyone. Hello. Yes, Hamid Dar Sahab, you are audible. It is up to you. Thank you so much. Hello. Am I audible to you? Yes, sir, you are audible. Okay, that's great. Can you see me? Yes, yes, sir. Yes, we can. Okay. First of all, Assalamu alaikum, everyone, and thank you so much, Engineer Talks. First of all, for inviting me in such such an informative and such an amazing webinar relevant to final year project. My name is Hamid, and I belong from Muzaffarabad, Azad Kashmir, and I am an electrical engineer. Recently, I have been graduated, and
I have been taken up in multiple seminars. I was also the president during my education. I was the president of Technical Society, working in electrical engineering department must. And throughout all of my career, I have been gone through multiple exposures, multiple things, and multiple experiences. So it will be an honor for me to share most of the things with you here. So ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो गेस्ट स्पीकर थे उन्होंने बड़े ही जबरदस्त तरीके से आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस वर्दी एक्सपीरियंस शेयर किया, आप लोगों को गाइडेंस दी रेलिवेंट टू फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, नॉट ओनली द फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, आपको काफी डिटेल में आप लोगों को बताया कि कैसे फील्ड में आप लोग मूव कर सकते हैं. सो मैं पर्सनली एक फ्रीलांसर हूँ एंड आई एम डूइंग फ्रीलांसिंग फ्रॉम द लास्ट 3 years and I am right now a pure freelancer and working on Fiverr, working on Upwork and selling services in a different niche, in a different skill. But मैं आपको बताऊंगा कि what was the reason and why I came from such a very different kind of pathway. First thing is that जो सबसे पहली important चीज है वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट की, यहाँ पे मुख्तलिफ एरिया से लोग बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, उनका एक बैकग्राउंड डिफरेंट है, उनका जो एजुकेशन सिनेरियो है वो अलग डिफरेंट है. सो डिफरेंट कल्चर्स के लोग बैठे हुए हैं. इंसान फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है थ्रू आउट द 4 years ऑफ इंजीनियरिंग. आप इंजीनियरिंग चूज इसलिए करते हैं बिकॉज यू वांट टू बिकम अ टेक्नोक्रेट, यू वांट टू बिकम अ स्पेशलिस्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड. बट ये बात हम लोगों को उस टाइम के ऊपर नहीं बताई जाती एंड एक फ्लो के अंदर चीज जा रही होती है. सब कह रहे होते हैं एफएससी के बाद क्या करना है, मोस्टली चूज फॉर द इंजीनियरिंग एंड मोस्टली गो फॉर मेडिकल. जस्ट एक ओवरऑल सिनेरियो बना हुआ है कि यार हमने बस इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर चुना है. मल्टीपल प्रोफेशंस आर देयर, मल्टीपल प्रोफेशंस आर देयर. अगर आप सिर्फ एक राइटर की बात करें तो एक राइटर इस वक्त, एक फ्रीलांसर इस वक्त मंथली का $10,000 to $20,000 जस्ट फ्रॉम वन पार्टिकुलर स्किल इजीली अपने लैपटॉप पे कमा रहा है. एंड दिस इज द सेंचुरी, दिस इज द सेंचुरी ऑफ फ्रीलांसिंग, दिस इज द सेंचुरी ऑफ ई-कॉमर्स. नॉट मनी इज एवरीथिंग, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इतना पोटेंशियल एक स्किल के अंदर मौजूद है. सो इस पोटेंशियल को रीच आउट करने के लिए एक इंजीनियर अगर मूव करता है अपनी लाइफ में तो वो इंडस्ट्री में जाएगा, सैलरी लेगा, 20 to 25,000 स्टार्ट होगा एंड राइट नाउ 2 years के बाद 1 lakh तक चला जाएगा. बट इट्स वर्दी, इट्स वर्दी, बट he cannot go towards that potential कि आप $10,000 to $20,000 पर मंथ एक लैपटॉप के ऊपर कमा रहे हो. So why people go so high? क्या है ऐसा कि एक सेम फ्रीलांसर $10,000 पर मंथ कमाता है जबकि एक एम्प्लॉय, एक इंजीनियर अराउंड 1 लाख तक कमाता है. रीजन बिहाइंड इज दैट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आपकी खुदी कि अल्लाह पाक ने आपको कौन सा ऐसा हुनर दिया हुआ है बाय बर्थ. अल्लाह पाक ने आपके अंदर ऐसी क्या सलाहियत डाली हुई है जो कि वर्दी है, जो कि आपके अंदर उस पोटेंशियल को क्रिएट करेगी कि आप उस खास स्पेसिफिक लेवल तक जा सकते हैं अपनी लाइफ में. फर्स्ट मेजर थिंग, आप लोग
ये करें कि जो भी जूनियर्स हैं, जो इस वक्त इंजीनियरिंग के डिफरेंट सेमेस्टर्स के अंदर हैं, जो डिफरेंट लूप्स में हैं, एजुकेशन के साथ साथ आप अपने आप को एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के प्रोसेस में डालें। उस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्रोसेस के अंदर आप लोग अपने आप को एनालाइज करें कि अल्लाह पाक ने ऐसी क्या क्रिएटिविटी आपके अंदर डाली हुई है कि आप बचपन से उसमें इंटरेस्ट हैं। सो इस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के प्रोसेस को मे बी मुझे बहुत टाइम लगा, मुझे अराउंड 2 years 3 years लग गए, एंड आई हैव बीन वर्किंग थ्रू आउट होल नाइट्स ड्यूरिंग माय इंजीनियरिंग। मुझे बहुत टाइम लग गया, एंड अभी तक आई एम जस्ट फिगरिंग आउट व्हाट इज बेस्ट इन मी and keeping hustling about the things. But the knowledge is very worthy, the process is very worthy, the interest is very worthy कि आप अपना पोटेंशियल एंड अपना पैशन दोनों सर्च आउट करें। दो कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रेडिंग, एक कॉन्सेप्ट इनोवेशन। विद हंगर यू कैन नॉट थिंक, with an empty stomach you cannot think. So first you have to create something to eat something. हम लोग के इस वक्त मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा इशू है। अनएम्प्लॉयमेंट को रिजॉल्व करने के लिए यू मस्ट हैव टू ग्रो सम किचन इनकम फॉर योरसेल्फ। सो डाउन यही कहूंगा मैं आपको कि आप अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर फोर्स करें कि अल्लाह पाक ने आपके अंदर क्या ऐसी यूनिक स्किल डाली हुई है। जब आप उस चीज को नोट डाउन कर लें, आपको अंदाजा हो जाए कि ये पोटेंशियल है, ये क्रिएटिविटी है, कुछ भी हो सकती है। इट इज नॉट अबाउट कि आप अगर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आप लाइफ में आगे मूव करके एक राइटर नहीं बन सकते। आप लाइफ में मूव करके डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज के अंदर लाया नहीं करती। नो, नेवर, ऐसा नहीं होगा। हर इंसान को अल्लाह पाक ने एक मुख्तलिफ कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है। मैं अब आ जाता हूँ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, जो कि मेन आपका टॉपिक था। ऐसा क्या प्रोजेक्ट फाइंड किया जाए, क्योंकि इसके ऊपर डिटेल बात हुई है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। ऐसा क्या प्रोजेक्ट उठाया जाए कि जो मुझे लॉन्ग रन में बड़ा फायदा दे। होता यह है कि हम लोग 3 years यूनिवर्सिटी के अंदर, एजुकेशन सेटअप के अंदर डिफरेंट तरह की स्ट्रगल करके, हसल करके जब हम लोग क्रॉस कर देते हैं तो एट द एंड ये होता है कि 4th ईयर में आके इस कदर डीमोटिवेट हो चुके होते हैं कि हम कहते हैं बस इंजीनियरिंग की डिग्री किसी तरह से कंप्लीट हो जाए। सो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके इंजीनियरिंग के अंदर, क्योंकि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की बेस के ऊपर ही आपने अपनी फील्ड के अंदर नेक्स्ट मूवमेंट डालनी होती है। तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अब जो आप चूज करें वो आप चूज करें इंडस्ट्री के मुताबिक कि क्या डिमांड है, क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसको रिजॉल्व किया जा सकता है, क्या ऐसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा सकते हैं। क्योंकि नेक्स्ट जो टाइम आने वाला है वो नेक्स्ट टाइम 5G का आने वाला है, 5th जनरेशन स्टार्ट होने वाली है। वो नेक्स्ट टाइम आप जो नेक्स्ट टाइम आने वाला है वो टाइम आपका सोलर का, वो टाइम आपका रिन्यूएबल्स का आने वाला है, ऑटोमेशन का आने वाला है, और इसके साथ साथ ब्लॉकचेन आने वाली है, इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाली है। सो फाइंड आउट माइक्रो लेवल के ऊपर जाके चीजों को चेक आउट करें। क्या चीज ऐसी है जो कि एक्सप्लोर हो सकती है, क्या चीज ऐसी है कि जो मैं इम्पैक्ट डाल सकता हूँ, लॉन्ग रन के ऊपर इस चीज को देख सकता हूँ। हो सकता है कि आप में 100 में से एक ऐसा निकले जो कि फाइंड आउट करे, हंट करे, और नेक्स्ट 10 साल बाद, मे बी 5 साल बाद उस चीज की इंप्लीमेंटेशन हो, पॉसिबल हो। सो फाइंड आउट करें। ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि मैं अगर ये प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो कल को ये ऐसे हो सकता है, मैं इससे आगे ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। जो भी आपके माइंड में आती हैं, अपने सुपरवाइजर्स बहुत मस्ट, अपने सुपरवाइजर्स के साथ कंप्लीटली कनेक्ट रहें। आपके सुपरवाइजर्स आपको बेहतर गाइड करेंगे।
बहुत बेहतर गाइड करेंगे, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस्ड हैं और वो फील्ड में बहुत टाइम लगा चुके हुए हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप फाइंड आउट करें कि क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं फाइनेंशियली आपको थोड़ा बहुत गाइड करूंगा अबाउट फ्रीलांसिंग, कि मैंने इंजीनियरिंग के साथ साथ अराउंड 3 to 4 आवर्स फ्रीलांसिंग को दिए, एंड इट वाज अ कंसिस्टेंट स्ट्रगल, एंड right now alhamdulillah within after degree around 6 to 7 months it's been gone, and I am now quite stable in my life. So इतनी स्ट्रगल के बाद फील्ड छोड़ी, आई एम नॉट सेइंग कि मैंने मुकम्मल तौर पे फील्ड छोड़ी, बट आई वाज नॉट अटैच्ड विद द फील्ड. I was improving my skills in graphics. I was improving my skills in e-commerce. I was improving my skills in Amazon, and I was not aware of it कि आने वाला दौर e-commerce का होगा, आने वाला दौर Amazon का होगा. I was not aware of it. I was just in a complete illusion, and I was so much interested in these kind of things that I keep on searching, keep on reading blogs, keep on seeing videos, and it grows again and again and again and again. And now alhamdulillah I am going good in my life. So इकोनॉमिक रिसेशन को क्रॉस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेल करना आना चाहिए. दिस इज नॉट रेलिवेंट टू योर इलेक्ट्रिकल फील्ड. आई एम नॉट सेइंग कि आपने जस्ट जॉब करनी है आगे जाके. नो, आई एम नॉट सेइंग दैट. यू हैव टू बी सेलेबल any kind of product. I am not restricted to any one kind of product. Any kind of product, whether it is online, whether it is offline, you have to be a mindset. You have to make your mind like a sellable thing. आपके माइंड में उस प्रोडक्ट, उस चीज को सेल करने का तरीका होना चाहिए. कुछ भी हो सकता है लाइफ में, क्योंकि इसकी रीजन इज दैट हम जिस इकोसिस्टम में रह रहे हैं, हम जिस इकोसिस्टम में सर्वाइव कर रहे हैं, हमें अपनी किचन इनकम्स को बिल्ड करना है. नो वन विल से कि आपको जॉब मिली या नहीं मिली. नो वन विल से कि आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ. नो, यू कांट सर्वाइव इन दिस इकोसिस्टम विदाउट दिस. तो सेलिंग की स्किल अपने अंदर बनाएं. फिर फ्रीलांसिंग मस्ट सीखें. मैं हर ग्रेजुएट, हर स्टूडेंट को कहूंगा कि वो बेसिक नॉलेज फ्रीलांसिंग का मस्ट ले. राइट नाउ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, ऑर्डिनोज, मैटलैब एनालिसिस एंड ऑटोकैड, 2D ड्राइंग्स, 3D ड्राइंग्स, many of the things other are selling, and इतना पोटेंशियल है that I can't explain कि इतना काम है, एंड हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं मौजूद. आप फाइवर पे जाएं, अपवर्क पे जाएं, आपको नहीं मिलेंगे पाकिस्तानी, आपको पाकिस्तानी सेलर्स नहीं मिलेंगे इन कैटेगरी के. इंडियंस मिलेंगे, रशियंस मिलेंगे, आपको इन कैटेगरी का बंदा नहीं मिलेगा एक्सपर्ट लेवल पे. आप पाइथन सीखें, कोडिंग सीखें, बेसिक लेवल की सीखें और उसे सेलिंग करना स्टार्ट करें. एक साइड हसल अपनी लाइफ में जरूर रखें. अपने इंजीनियरिंग के दौरान आपके पास फ्रीलांसिंग है, इसको यूटिलाइज करें इस रिसोर्स को. मे हाउ के डिग्री के फौरन बाद आप एक बिजनेस ओनरशिप की तरफ चले जाएं, एक माइक्रो एजेंसी क्रिएट कर लें, आप देने वाला हाथ बन जाएं, आपके 10 एम्प्लॉयज हो जाएं. हु नोज बेटर. सो एंगेज योरसेल्फ इन दिस. फ्रीलांसिंग में मस्ट एंगेज हो. आपको सेलिंग की स्किल हर हाल में आनी चाहिए. ये लॉन्ग टर्म में आपकी मदद देगी. नेक्स्ट, स्किल कौन सी यूटिलाइज करें. ऐसी क्या स्किल सीखें कि जो फ्रीलांसिंग में हम लोग मूव कर सकते हैं. वही जो मैंने पहली बात की कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. खुद ही आपके अंदर की जो स्किल जो अल्लाह पाक ने डाली हुई है आपके अंदर, अगर तो वो फील्ड के हिसाब से हुई, आपके हिसाब से हुई, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात. लेकिन अगर अल्लाह पाक ने थोड़ी सी क्रिएटिविटी आप में डाली, थोड़े से इलेक्ट्रिकल या फिर उस बैकग्राउंड से थोड़ा सा डिफरेंट हुआ, no big issue, no big issue. Now you are getting in a process of entrepreneurship. Now you are getting in a process of developing something.
आप अपने आप को ग्रो करेंगे, अपने माइंडसेट को ग्रो करेंगे. You will be not like the mass, you will be not like the crowd, you will not be like the rats. रैट रेस को छोड़ दे. रैट रेस आपको कहीं पे नहीं लेके जाएगा. रैट रेस आपको किसी लेवल पे नहीं पहुंचाएगा. सो ट्रेडिंग, जो मैंने पहले 2 कॉन्सेप्ट्स किए, ट्रेडिंग वर्सेस इनोवेशन. तो अपने हंगर को, अपने स्टमक को फुल करने के लिए यू मस्ट हैव टू लर्न ट्रेडिंग. आपको सेलिंग और ट्रेडिंग दोनों की स्किल आनी चाहिए. नेक्स्ट, इनोवेशन. इनोवेशन तब होती है जब आप मुकम्मल तौर पे स्टेबल हो, आपका माइंड क्रिएटिव हो. सो यू कैन थिंक एंड यू कैन एनालाइज एंड आप मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं. सो एट द एंड मैं वाइंड अप करते हुए यही कहूंगा कि आप लोग फोकस करें अपने कैरियर के ऊपर, आप लोग फोकस करें अपनी फील्ड्स पे, अपनी लाइफ में. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इस कीवर्ड को अपने माइंड में स्टक करें. इस कीवर्ड के ऊपर बार बार सोचें कि व्हाई आई एम हियर. क्यों, क्या है ऐसा अल्लाह पाक ने, क्या डिफरेंट डाला है, क्या यूनिक डाली है, मैं हूं क्या, मैं बेसिकली मेरी साइकी है क्या, मैं कौन हूं. आप इंट्रोवर्ट हैं, आप एक्सट्रोवर्ट हैं, आप फाइन लाइनर हैं, आप बॉटम लाइनर हैं, आप टेक्नोक्रेट्स हैं, आप ब्यूरोक्रेट्स हैं. सो अपने आप को एनालाइज करें, अपने आप को एक प्रोसेस में डालें. ये 1 दिन 2 दिन से नहीं होगा. यू हैव टू कंटिन्यू, कीप मूविंग थ्रू आउट द नाइट्स, थ्रू आउट द ईयर्स. सो एट द एंड मैं थैंक यू करना चाहूंगा इंजीनियर टॉक्स का, कि जिन्होंने इनवाइट किया. एंड आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मौका दिया मुझे बोलने का, मुझे सुनने का. If you feel any of the thing misleading, I apologize for it. And best of luck for you. Best of luck for your final year projects. But keep that thing in mind that you have to grow yourself. You have to make yourself better version of yourself. कि मेरा आने वाला कल मेरे आज से बेहतर होगा, मेरा आने वाला कल मेरी फैमिली के लिए आज से बेहतर होगा. मैं किसी के आगे मांग नहीं सकता, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा. वी मस्ट हैव टू क्रिएट दैट स्किल इन अवर सेल्फ, दैट थिंग इन अवर हार्ट्स, कि मैंने कुछ करना है लाइफ में, मैंने कुछ बनना है लाइफ में, मैं कहीं पे मूव करूंगा. और ये 1 दिन से नहीं होगा, ये बड़ी कंटिन्यू हसल है, बड़ा लंबा प्रोसेस है. फर्स्ट आप स्किल्ड होते हैं, देन आप मूव करते हैं, सेल करते हैं, बिजनेस की ओनर जाते हैं, बिजनेस से आप निकलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप से निकलते हैं आप इन्वेस्टरशिप की तरफ जाते हैं. सो दीज आर वेरी लॉन्ग स्ट्रगल. अगर आपका माइंडसेट सिर्फ वहीं पे फंसा रहेगा कि मैंने कहीं से जॉब निकाल लेनी है, मैंने कहीं से एम्प्लॉयशिप के ऊपर आना है, नो, दैट इज नेवर मीन योर पोटेंशियल. You must have to keep yourself growing. You must have to keep yourself moving again, again, and again. So at the end, best of luck, all of you. Keep working hard, keep moving. If you keep falling down, you have to stand and you have to move again and again and again. So best of luck for your future. And thank you, everyone. Thank you. God Thank you. bless you. Thank you. Thank you so much, Hamidar Saab, for your great experience and sharing a lot of things like freelancing and how we can choose our FIP and what will be our future goals and so much things. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you. Now I think we take a lot of time, so it's time to wind up the session. And if you have any queries, any question, you can ask. Thank you so much, guys. Those who want to leave the session, they can leave the session.
So thank you everybody for being with us in this amazing webinar, and we will be sharing our thank you message in your group. Thank you so much. And now we are closing our meeting. Thank you so much.